नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। मैं जो आज टॉपिक लेके आया हूँ वो है एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। तो आज हम लोग एस्टीमेट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है। ये पहला चैप्टर है। अगर आपको वीडियो मतलब थ्योरी और एमसीक्यू दोनों चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं थ्योरी और एमसीक्यू करा दूँगा। अगर सिर्फ थ्योरी की ही चाहिए और न्यूमेरिकल्स के चाहिए तो मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल ही कराऊँगा। अगर थ्योरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू तीनों की चाहिए तो वो आप बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए ये पहला चैप्टर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखते हैं, ठीक। तो पहला क्या है, चैप्टर का नाम है प्राकलन के मूल सिद्धांत तथा प्रक्रिया। ये चैप्टर 1 है, इसके बारे में देखते हैं। और ये आपके जो एसएससी एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल, जेई, जितने भी जेई से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्राकलन क्या होता है। सबसे पहले एस्टीमेटिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व जब कोई निर्माण कार्य शुरू करते हैं उसके पहले उस पर होने वाले जो व्यय का यथासंभव शुद्धता से व्यवहारिक समय में अनुमान लगाना प्राकलन कहलाता है। अब जैसे कोई चीज़ हम दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने, जैसे मान लीजिए घर में आटा लेने जाना है या फिर दाल या चावल, तो हम लोग पहले लिस्ट बनाते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा, कितने रुपए तक ये पड़ेगा। तो इसी तरह ये प्राकलन भी होता है कि पहले अनुमान लगाते हैं कि इतने में ये मेरा मकान है, इतने में इतनी सामग्री लगेगी, इतने तक ये प्राकलन वही कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कॉस्टिंग क्या होती है, मतलब लागत क्या होती है। सामग्री व श्रमिकों की मजदूरी पर होने वाले व्यय को ज्ञात करना लागत कहलाता है, मतलब कास्टिंग कहलाता है। इंग्लिश में इसको कास्टिंग बोलते हैं। तो जो सामग्री व श्रमिकों की मजदूरी पर होने वाले व्यय को कास्टिंग कहते हैं, ठीक। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है राशि सर्वेक्षण क्या होता है, क्वालिटी सर्वे क्या होता है। जब किसी निर्माण कार्य जैसे भवन हो गया या ब्रिज हो गया या कोई स्कूल हो गया, तो उसका जो निर्माण कार्य होता है कि सभी मदों के परिमाण की अनुसूची होती है, जिसे उस निर्माण कार्य के आरेखों के आधार पर तैयार किया जाता है। अनुसूची तैयार करने वाले व्यक्ति को राशि सर्वेक्षक कहते हैं, ठीक। तो जो अनुसूची तैयार करता है उसे राशि सर्वेक्षक कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं वास्तविक लागत क्या होती है, एक्चुअल कास्ट क्या होती है। प्राकलन द्वारा परियोजना की जो लागत निर्धारित होती है वह संभावित व अनुमानित लागत होती है। अनुमानित लागत मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। तो वह अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होती है वह लागत, मतलब जो वास्तविक कास्ट नहीं होती, वास्तविक लागत नहीं होती है। परियोजना की वास्तविक लागत तो निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने पर ही ज्ञात हो पाती है। तो जो वास्तविक लागत है वो जब निर्माण कार्य कोई पूरा हो जाता है तभी उसका पता चल लगता है कि हाँ इतनी इसकी टोटल कास्ट है, मतलब एक्चुअल कास्ट है। निर्माण काल में परियोजना के प्रत्येक मद के व्यय का लेखा रखा जाता है और कार्य पूर्ण हो जाने पर इन सभी का योग किया जाता है, जो परियोजना की वास्तविक लागत मानी जाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका वास्तविक लागत। अगला आते हैं निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला तो है सामग्री, मटेरियल। इसका जो होता है, क्या होता है निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाला, तो पहला होता है सामग्री। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। निर्माण सामग्री परियोजना की लागत को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि परियोजना राशि का 65 से 70% भाग निर्माण सामग्री के रूप पर आ जाता है। जो परियोजना राशि का 65 से 70% भाग जो है निर्माण सामग्री के रूप पर आ जाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि 65 से 70% जो भाग है वो निर्माण सामग्री के रूप पर आता है, रूप में आता है या रूप पर आता है, जो भी है। गुणवत्ता के आधार पर सामग्री की भिन्न भिन्न दरें होती हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री का चयन करना होता है।
दूसरा क्या है इसका, धुलाई। धुलाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीड। निर्माण स्थल की भौगोलिक स्थिति और निर्माण सामग्री की उपलब्धता स्थल परियोजना व्यय को बहुत प्रभावित करती है। यदि निर्माण सामग्री दूर से लानी पड़ती है तो धुलाई पर अतिरिक्त व्यय भी परियोजना पर आता है। अगर निर्माण सामग्री दूर से लानी पड़ती है तो उसका भी जो व्यय आता है वो परियोजना पर आता है। थोड़ी मात्रा में सामग्री की धुलाई पर अधिक व्यय आता है, तो ये आपको भी याद रखना है कि थोड़ी मात्रा में सामग्री की धुलाई पर अधिक व्यय आता है। नेक्स्ट है श्रमिक। तीसरा है निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाले कारक में श्रमिक, लेबर। निर्माण कार्य की लागत का 30 से 35% श्रमिकों पर व्यय आता है, तो ये आपको याद रखना है कि कितना प्रतिशत व्यय जो श्रमिकों पर आता है। तो 30 से 35% जो व्यय है वो श्रमिकों पर आता है। जब श्रमिक अपने कार्य को अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं जिससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या होता है। इनको आपको याद रखना है, इनको तो आपको याद ही रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। परियोजना राशि का 65 से 70% भाग निर्माण सामग्री पर खर्च हो जाता है। ठीक, निर्माण सामग्री पर 65 से 70% खर्च होता है और परियोजना राशि का 30 से 35% जो है श्रमिकों पर व्यय हो जाता है। ऊपरी खर्चे जिसको इंग्लिश में ओवरहेड्स बोलते हैं, प्राकलन के अलावा खर्चे होते हैं जिनका प्राकलन में प्रावधान नहीं होता है। जो ऊपरी खर्चे हैं उनका प्राकलन में प्रावधान नहीं होता है। तो ये नंबर 4 ऊपरी खर्चे होते क्या हैं इनको भी देख लेते हैं। निर्माण कार्य की प्रगति बनाए रखने के लिए निर्माण कार्य के दौरान कुछ ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं जिनका प्राकलन में प्रावधान नहीं होता है। निर्माण स्थल पर दुर्घटना, जैसे दुर्घटना हो गई, बाढ़ या आग से क्षति, श्रमिकों की हड़ताल हो गई, श्रमिकों का हड़ताल पर चले जाना इत्यादि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें हस्तन मतलब हैंडलिंग के लिए परियोजना पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ जाता है। तो ये हो जाती हैं इनकी ऊपरी खर्चे जिसको बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक, जैसे दुर्घटना हो गई कोई या बाढ़ आ गई तो इनमें जो खर्चा होता है ये ओवरहेड होते हैं। तो श्रमिक हड़ताल पे चले गए तो उनकी जगह दूसरे श्रमिकों को लाना, तो ये सब होते हैं ऊपरी खर्चे जो एस्टीमेट में जो नहीं होता है, ये इनका प्रावधान नहीं होता एस्टीमेट में। नंबर 5 है निर्माण स्थल। निर्माण स्थल मतलब साइट कैसी होती है, क्या होना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ता है निर्माण पे। निर्माण कार्य की स्थल स्थिति भी कार्य की निर्माण लागत को प्रभावित करती है। उबड़ खाबड़ कठिनाई से पहुंचने वाले कार्य स्थल पर सामग्री व श्रमिकों को ले जाने पर अतिरिक्त व्यय आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के समान निर्माण कार्य खड़ा करने में अधिक व्यय आता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे आपको ऊपर ले जाके जैसे जो भी है सामग्री हो गई या श्रमिक हो गए तो वो ऊपर ले जाते हैं, तो जो मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक व्यय आता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर 6 है स्थल प्रबंध, साइट मैनेजमेंट। साइट मैनेजमेंट क्या होता है। निर्माण काल में निर्माण सामग्री, श्रमिक, उपकरणों तथा समय का मितव्ययी व उत्तम ढंग से संयोजन करने पर निर्माण व्यय पर प्रभावकारी नियंत्रण बना रह सकता है। इसके लिए निर्माण कार्य स्थल पर एक कुशल व अनुभवी प्रबंधन का होना आवश्यक होता है। तो ये हो गया आपका स्थल प्रबंध। क्या होता है कि मतलब स्थल जहाँ पे जो साइट होती है वहाँ पे एक अनुभवी व कुशल प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिविल निर्माण कार्यों के नक्शे, प्लान्स फॉर सिविल वर्क। क्या होते हैं नक्शे, क्या होते हैं। प्राकलन के लिए प्रस्तावित निर्माण के नक्शे जो ड्राइंग्स आवश्यक हैं। सिविल निर्माण कार्य के निम्न नक्शे महत्व रखते हैं। कौन कौन नक्शे होते हैं। एक तो होता है सूचक प्लान, इंडेक्स प्लान जिसको बोलते हैं।
यह नक्शे किसी बड़े क्षेत्र, नगर, कॉलोनी जिस पर उस क्षेत्र में स्थित भवनों, पार्कों, सड़कों, रेल मार्ग, संचार लाइनों इत्यादि स्थायी निर्माण की शुद्ध स्थल स्थिति दर्शाई जाती है। सूचक प्लान में क्या क्या दर्शाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि क्या क्या होता है सूचक प्लान में। पहला क्या होता है, बड़े क्षेत्र, नगर, कॉलोनी, ठीक। दूसरा क्या होता है, जैसे भवन हो गए, पार्कों, सड़कों या रेल मार्ग, संचार लाइनों या स्थायी निर्माण की शुद्ध स्थल स्थिति दर्शाई जाती है सूचक प्लान में, ठीक। नंबर 2 पे आता है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है सूचक प्लान में। इन नक्शों पर भवनों, सड़कों, रेल पटरी, नहर की चौड़ाई को एकल रेखा में दिखाया जाता है। यह नक्शा पूरे क्षेत्र का सामान्य स्वरूप दर्शाता है और क्षेत्र के मुख्य प्रवेश पर लगाया जाता है। क्षेत्र की सही पहचान के लिए इस पर उत्तर दिशा, मतलब जिसको नॉर्थ बोलते हैं, अवश्य दर्शाई जाती है। जब नक्शा बनाते हैं तो उसमें नॉर्थ जो है वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर दिखाना रहता है। ये बताया है इसमें सूचक प्लान में। सूचक प्लान बनता कितने पर है, इसका मतलब पैमाना क्या होता है, तो जो सूचक प्लान है 1 सेंटीमीटर बराबर 0.25 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर की मापनी पर बनाया जाता है। मैंने मापनी वाला सर्वे की क्लास में भी बताया है, तो आप लोग वहाँ वो वाली क्लास ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाएगा। और उसका मैंने निरूपक भिन्न मतलब आर एफ भी निकालना बताया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निरूपक भिन्न वाला मैंने सर्वे का पहला चैप्टर पढ़ा है, उसको भी आप लोग देख ही लीजिएगा, कैसे क्या होता है, प्लान कैसे बनता है और एक इसकी मापनी कैसे निकाले जाते हैं, ठीक। नंबर 2 है कुंजी प्लान, की प्लान जिसको बोलते हैं। जब परियोजना के अंतर्गत दूर दूर स्थित अनेक भवन, समूह, ब्लॉक आते हैं और उन सभी को एकल सीट पर दर्शाना संभव ना हो, तब उनकी स्थिति को कुंजी नक्शा द्वारा दर्शाया जाता है। कुंजी नक्शे का पैमाना छोटा रखा जाता है, तो कुंजी नक्शे का जो पैमाना है वो छोटा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, देखिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ किसके लिए कौन कौन कितना क्या रखा जाता है। तो जो विस्तृत प्लान होता है उसके लिए कितना पैमाना रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर से 10 मीटर पर बनाई जाती है विस्तृत प्लान में। नंबर 2, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सूचक प्लान में देखिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 50 मीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मीटर की मापनी पर सूचक प्लान बनाया जाता है, जिसको इंडेक्स प्लान बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 3 है स्थल प्लान, ये कितनी मापनी पर बनाया जाता है, जो स्थल प्लान है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर की मापनी पर बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है रेखी प्लान, ये कितने पर बनाया जाता है, इसको रेखी प्लान या अभिविन्यास प्लान भी बोलते हैं, ठीक। तो अभिविन्यास और रेखी प्लान आ जाए तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही होते हैं। तो ये बनते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर की मापनी पर ये बनाए जाते हैं, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भूले भटके मेरे चैनल पे आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है, जिससे मुझे और वो मिलेगा मोटिवेशन, ताकि मैं और अच्छे वीडियो लाऊं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए लास्ट हम देख लेते हैं कुंजी प्लान क्या होता है, कुंजी नक्शे में क्या होता है। कुंजी नक्शा जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर से 100 मीटर की मापनी पर बनाया जाता है। ये आपने याद रखना है, कुंजी प्लान कितने मीटर पर बनाया जाता है, ठीक। क्योंकि ये आप सिविल इंजीनियर हैं तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। एस्टीमेट में तो ये आपको पता ही होना चाहिए। नंबर 3 है स्थल प्लान, साइट प्लान क्या होते हैं ये देखते हैं। यह प्रस्तावित निर्माण की वहीं दृष्टि नक्शा होता है। इस नक्शे पर निर्माण स्थल तथा इससे सटी हुई संरचनाओं या प्लाट क्षेत्र की स्थिति किसी उपयुक्त पैमाने पर दर्शाई जाती है। स्थल प्लान पर भूस्वामी का नाम, नगर, संपत्ति संख्या, संचार लाइनों की स्थिति दर्शाई जाती है। तो स्थल प्लान में आपको ये याद रखना है क्या क्या दर्शाया जाता है,
नगर संपत्ति संख्या, संचार लाइनों की स्थिति इसमें दर्शाई जाती है स्थल प्लान में। ठीक, तो ये आपका हो गया स्थल प्लान। नंबर 4 है रेखा प्लान। क्या होता है? लाइन प्लान। जिस परियोजना में अनेक संरचना है काफ़ी बड़े क्षेत्र में स्थित होती हैं, उनकी आपसी स्थिति तथा जमीनी दूरियां दर्शाने वाले नक्शे को रेखा प्लान कहते हैं। नक्शे पर दीवारों की अधिक संरचना में मोटाई की कुल रेखा से दिखाई जाती है, अतः इसे रेखी प्लान भी कहते हैं। तो रेखा प्लान को रेखी प्लान भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डिटेल्ड प्लान। क्या होता है? विस्तृत प्लान। क्या होता है? विस्तृत प्लान पर प्रस्तावित निर्माण के सभी अनिवार्य दृश्य जैसे प्लान, उद्क्षेप या एलिवेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, प्लान और एलिवेशन, अनुप्रस्थ व पार्श्व विक्षेप व खंड दिखाए जाते हैं, जिससे संपूर्ण संरचना की स्वरूप रेखा व महत्वपूर्ण विमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए विस्तृत प्लान की आवश्यकता पड़ती है। तो जो विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए जो है विस्तृत प्लान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, विस्तृत प्लान सामान्यतः 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर से 10 मीटर की स्केल पर बनाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया है। तो आपको ये याद रखना है कि विस्तृत जो है ये कितनी स्केल पर बनाया जाता है। ठीक, ये एग्ज़ाम में ये बहुत पूछते हैं कि बताइए कौन सा प्लान होता है, विस्तृत प्लान कितने मापनी पर बनाया जाता है। ऐसे ऑप्शन में दे देंगे 1 मीटर, 5 मीटर से 10 मीटर या 15 से 20, ऐसे ऐसे। तो आपको ये याद रखना है कि 5 से 10 मीटर की स्केल पर जो है विस्तृत प्लान बनाए जाते हैं। मध्य रेखा प्लान क्या होता है? सेंट्रल लाइन प्लान क्या होता है? मध्य रेखा प्लान में निर्माणाधीन दीवारों की अधिसंरचना में मोटाई को एकल रेखा में दर्शाया जाता है। मतलब ये जो है दीवारों की मोटाई को एकल रेखा में, निर्माणाधीन जो दीवारें होती हैं उनको एकल रेखा में दर्शाया जाता है। अर्थात अधिसंरचना में दीवारों की आधी आधी मोटाई उस मध्य रेखा के दोनों तरफ स्थित होती है। निर्माण कार्यों का अभिविन्यास लेआउट जो होता है मौके पर मध्य रेखा प्लान की सहायता से लगाया जाता है। ठीक, जो लेआउट है उनको जो है निर्माण कार्यों का जो लेआउट है वो मध्य रेखा प्लान की सहायता से लगाया जाता है। ठीक, स्थल पर मध्य रेखा का निर्माण अवधि में पहचान बनाए रखने के लिए इन सिरों पर 2 मीटर की दूरी पर संदर्भ भुर्जियों को बना दी जाती है, जिनके मध्य डोरी तानकर मध्य रेखा को आवश्यक पड़ने पर उजागर कर लिया जाता है। मध्य रेखा प्लान पर क्षेत्र का तल चिन्ह बेंचमार्क भी दिखाया जाता है। तो मध्य रेखा प्लान में जो है क्या दिखाया? बेंचमार्क भी दिखाया जाता है, और जो बाकी प्लान है उसमें बेंचमार्क नहीं दिखाया जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि किसमें बेंचमार्क दिखाया जाता है मध्य रेखा प्लान में। ठीक, नंबर 7 है सर्विस प्लान। सर्विस प्लान पर भवन में प्रदान की जाने वाले अनिवार्य सेवाओं में पेयजल आपूर्ति, मल जल, सीवेज निकासी तथा विद्युत सप्लाई आती है। तो सर्विस प्लान में आपको ये याद रखना है कि जो पेयजल आपूर्ति है, मल जल है और सीवेज निकासी तथा विद्युत सप्लाई आती है सर्विस प्लान में। तो सर्विस प्लान जैसे बनाएंगे तो उसमें ये दिखाएंगे कि पेयजल की आपूर्ति दिखाएंगे, मल जल, सीवेज निकासी। तो ये सब सर्विस प्लान में आता है। सॉरी। अब नेक्स्ट आते हैं भवनों का क्षेत्रफल। तो भवनों का क्षेत्रफल जो निम्न प्रकार है आप देखिए। तो पहला है कुर्सी क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लिंथ एरिया। तहखाना अथवा ऊपरी फर्श पर आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मीटर भवन के उस फर्श का कुर्सी क्षेत्रफल कहलाता है। कुर्सी क्षेत्रफल में कुर्सी तल के बाहरी खसकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जो कुर्सी क्षेत्रफल में जो बाहरी खसके होते हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कुर्सी क्षेत्रफल होता क्या है इसमें डायग्राम में। तो इसमें जो ये वाला रेड वाला है, ये रेड पूरा ये होता है, मतलब जितने में तुम्हारा आपका जैसे कोई प्लाट होता है, जितने प्लाट में घर बना होता है
वही प्लिंथ एरिया होता है। तो इसमें जो रेड वाला है, ये रेड वाला, तो ये जितना भी है ये एरिया, ये प्लिंथ एरिया होता है, ठीक। और जो ये कारपेट एरिया होता है, ये ग्रीन वाला जितना होता है, ये सारा कारपेट एरिया होता है। कारपेट एरिया मतलब फर्श क्षेत्रफल, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फर्श क्षेत्रफल, सॉरी कारपेट एरिया मतलब ये जितना भी होता है, अरे यहाँ पे मैंने सॉरी गलत बोल दिया। ये जो हरा वाला होता है ये पूरा कारपेट एरिया है, ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये टोटल पूरा प्लिंथ एरिया है। तो दोस्तों अगर क्लास में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए लोग आ रहे हैं चैनल पे, गलती से भी आ जा रहे हैं तो प्लीज़। तो ये आपको ये देख लीजिए यहाँ पे प्लिंथ एरिया कौन सा होता है और कारपेट एरिया कौन सा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्श क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में फ्लोर एरिया बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फर्श क्षेत्रफल जो है कुर्सी क्षेत्रफल से चारों दीवारों का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होता है। जो फर्श क्षेत्रफल है, तो जो कुर्सी का क्षेत्रफल है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब इसमें ये होता है कि जितना भी कुर्सी का क्षेत्रफल है और चारों दीवारों को जितना क्षेत्रफल है, उनको आपस में घटाकर जो फर्श क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ठीक। दरवाज़ों की दहेल या खोखल, कमरों में बनी चिमनी, अलमारी इत्यादि द्वारा घेरा फर्श भाग को फर्श क्षेत्रफल में नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कारपेट क्षेत्रफल। ये क्या होता है, तो कारपेट क्षेत्रफल वो होता है जैसे फर्श क्षेत्रफल में से बरामदा, भीतरी प्रचलन क्षेत्रफल, पोर्च, प्रवेश हॉल, जीना, ममटी, किचन, पेंट्री, स्नान व शौच कक्ष, कैंटीन, मशीन कक्ष इत्यादि को घटाने के बाद बचे स्थान को कारपेट क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कारपेट क्षेत्रफल में ये होता है जो जो जितना फर्श का क्षेत्रफल होता है उसमें से बरामदा, भीतरी प्रचलन क्षेत्रफल, पोर्च, प्रवेश हॉल, जीना, ममटी, किचन, पेंट्री, स्नान व शौच कक्ष, कैंटीन, मशीन कक्ष इत्यादि को फर्श के क्षेत्रफल से घटा के जो भी बचता है क्षेत्रफल वो होता है कारपेट क्षेत्रफल। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, आच्छादित क्षेत्रफल क्या होता है। कुर्सी तल के ऊपर ढका हुआ, जो कुर्सी तल होता है उसके ऊपर ढका हुआ क्षेत्रफल आच्छादित क्षेत्रफल कहलाता है। आच्छादित क्षेत्रफल में ढाल, खुला जीना, परिसर, दीवार, गेट, छज्जा आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आच्छादित आच्छादित जो क्षेत्रफल है, कवर्ड एरिया में क्या होता है, क्षेत्रफल में जो ढाल होती है, खुला जीना होता है, परिसर होता है, परिसर, दीवार, गेट, छज्जा आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है आच्छादित क्षेत्रफल में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं भ्रमण क्षेत्रफल, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। तो सर्कुलेशन एरिया होता है भवन के कमरे के भीतर एक कमरे दूसरे कमरों तक आने जाने वाले के लिए छोड़ा गया फर्श क्षेत्रफल भ्रमण क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम ये देखते हैं, कुछ टॉपिक लिखे हैं इनको भी देख लेते हैं। जो फर्श क्षेत्रफल में मुख्य कमरे, कामा रसोई घर, कामा फर्श रसोई घर, कामा सामग्री स्टोर घर, जल शौचागार, स्नान कक्ष, बरामदा आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो फर्श क्षेत्रफल में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, मुख्य कमरे जो होते हैं, रसोई घर, सामग्री स्टोर घर, जल शौचागार, स्नान कक्ष और बरामदा आदि को सम्मिलित किया जाता है फर्श क्षेत्रफल में। नेक्स्ट है गैराज का फर्श क्षेत्रफल, तहखाना, पोर्टिको आदि क्षेत्रफल को अलग मद में लिया जाता है। तो गैराज का जो क्षेत्रफल होता है और तहखाना और पोर्टिको आदि का जो क्षेत्रफल है वो अलग मद में लिया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य उठने बैठने, सोने के लिए निर्धारित सामान्य कक्षों का फर्श क्षेत्रफल कारपेट एरिया कहलाता है, जिनमें प्रायः कारपेट डाला जाता है। तो जिनमें कारपेट डाला जाता है वही कारपेट एरिया होता है। जैसे उठने बैठने, सोने के लिए निर्धारित सामान्य कक्षों का फर्श क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं ढाल जो है जिसको इंग्लिश में रैम बोलते हैं, तालाब जो ऊपर से खुला हुआ होता है, परिसर सीमा
गेट, छज्जा आदि को आच्छादित क्षेत्रफल में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं किराया देय क्षेत्रफल, ये क्या होता है? तो किराया देय क्षेत्रफल ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा सही मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पास नहीं है, यहाँ पे आप लोग फर्ज कर लेना, ठीक। यहाँ पर ये शौच नहीं है, ये शौच घर है। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक। यहाँ पे पेंटर नहीं है, यहाँ पे पेंट्री है, ठीक। मैं अभी आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ये किराया देय क्षेत्रफल होता क्या है, रेंटेबल एरिया क्या होता है। पहले मैं इसको सही कर लूँ, आप लोग भी जब नोट्स बनाएं तो इसको सही कर लेना, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं ये सही कर रहा हूँ, यहाँ पे खर्च नहीं है, ये फर्श है यहाँ पे भी, यहाँ ये छोड़ कर नहीं है, यहाँ ये जोड़ कर है, ठीक। यहाँ ये जोड़ कर है। तो मैं अब ये बताता हूँ क्या है। आवासीय भवन के फर्श क्षेत्रफल में रसोई, स्नानघर, शौचघर, स्टोर, पेंट्री, खुले बरामदे का 50% फर्श को जोड़कर, तो इसमें क्या है, जो रसोई घर है, स्नान घर है, शौच घर है, स्टोर है, पेंट्री है और बरामदे का जो 50% फर्श को जोड़कर किराया देय क्षेत्रफल कहलाता है, रेंटेबल एरिया कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये ऐसे निकलता है, देखिए किसका, फर्श का जो क्षेत्रफल है, रसोई, किराया देय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, रसोई, स्नानघर, शौचघर, स्टोर कामा पेंट्री और खुले बरामदे का 50% फर्श को जोड़कर किराया देय क्षेत्रफल प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना और ये आप लोग सही कर लीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ सॉरी, इसके लिए मैं ज़रा, ये गलत हो गया, मैंने देखा नहीं और जिसने ये लिखा है उसने भी बताया नहीं मुझे, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्राक्कलन के प्रकार क्या होते हैं। तो प्राक्कलन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रारंभिक या खाका लागत प्राक्कलन, ठीक। दूसरा है विस्तृत प्राक्कलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटेल, और आइटम रेट एस्टीमेट, ठीक। तो यहाँ पे आज ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, यहीं पे मैं आज इसको ख़त्म करता हूँ। ये पहला पार्ट है इसका, चैप्टर 1 का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो बना है। अगर आपको कैसा मैं विद थ्योरी एमसीक्यू लाऊं या सिर्फ एमसीक्यू कराऊं, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।